जीएस फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ हिस्ट्री पार्ट 1। ये जो एमसीक्यूज होंगे हिस्ट्री के, ये प्रीवियस ईयर के भी होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये किसी ना किसी एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं जो भी अभी मैं करवाने वाला हूँ। और ये एक सीरीज़ होगी जिसमें हम करीब 400 या 500 क्वेश्चंस करेंगे जो श्योर शॉट वो आएंगे ही आएंगे आपकी किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज देखना है और उस वीडियो सीरीज का ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। मतलब कि जब महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया था तो उस समय सॉल्ट सत्याग्रह के उस टाइम पे कौन उनकी जगह पर लीडर बना था। तो इसका आंसर होगा अब्बास तैयब जी। क्योंकि देखिए, अब्बास तैयब जी जो थे वो थे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, एक जो गुजरात से बिलोंग करते थे और साथ ही साथ वो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं गुजरात हाई कोर्ट में। और उनको लीडरशिप दी गई थी, महात्मा गांधी जी ने उनको लीडरशिप दी थी सॉल्ट सत्याग्रह की जब वो अरेस्ट हुए थे एट द एज ऑफ 76। ठीक है, और ये जो टाइम था ये था मई 1930 का। और फिर कुछ दिनों के बाद ही तैयब जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको इम्प्रिजन कर दिया था। एंड गांधी एंड अदर रिस्पेक्टफुली कॉल्ड तैयब जी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, क्योंकि ये बहुत ही बुजुर्ग थे, इस वजह से इनको क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था इसमें सबसे पहले जो है कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया जाता था, यानी कि कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं होता था कि वो जाकर उसको अटेंड करे। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट जो है, इस पैक्ट के बाद ही क्या हुआ कि कांग्रेस के लिए एक रास्ता जो है, एक वे जो है एक ओपन हो गया कि वो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सके। एंड देयरफॉर महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया गया था इंडिया से कि वो जाकर उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। लेकिन महात्मा गांधी के साथ सिर्फ और भी बहुत लोग थे, सिर्फ वो अकेले नहीं थे। तो उनके साथ कौन कौन थे, तो सबसे पहले होगा सरोजनी नायडू, देन घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्जा इस्माइल, मदन मोहन मालवीय, ये सभी लोग थे। एंड दीवान ऑफ मैसूर थे, एसके दत्ता थे, सर सैयद अली इमाम थे। तो ये सभी लोग जो थे वो गांधी जी के साथ थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के फादर किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। क्यों कहा जाता है, तो देखिए इनका लोकमान्य तिलक भी नहीं कहते हैं। और ये जो थे ये नेशनलिस्ट थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, जर्नलिस्ट भी थे, टीचर, सोशल रिफॉर्मर, लॉयर एंड इंडिपेंडेंस फाइटर भी थे, जो पहले सबसे पॉपुलर लीडर हुए थे ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। साथ ही साथ ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तिलक प्रोफेस्ड अ डिफरेंट एथिक्स फ्रॉम दैट ऑफ गांधी एंड फॉलोड अ ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी भी मिली। और इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी इनको कहते थे फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वाज। तो जो पहले इंडियन थे जो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए जिनको सेलेक्ट किया गया था वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये सेलेक्ट हुए थे जून 1863 में और इन्होंने करीब 30 इयर्स तक इन्होंने अपनी सेवा दी। और फिर ये जब रिटायर्ड हुए तो एज अ जज ऑफ सतारा इन महाराष्ट्र में 1897 में ये रिटायर हुए थे। ठीक है, और एक बात इनके बारे में आप याद रख लीजिए कि जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के ये ब्रदर थे, उनके भाई थे। ठीक है, तो पहले तो ये थे, लेकिन दूसरे तीसरे का भी आपको नाम, अगर आप नाम याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
तो दूसरे थे रोमेश दत्त और तीसरे थे बिहारी लाल गुप्ता, जो कि उन्होंने 1869 में उन्होंने क्वालिफाई किया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखली इज सिचुएटेड इन, नोआखली कहाँ पे सिचुएटेड है? हालांकि नोआखली जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश का। ठीक है, ये वहाँ पे सिचुएटेड है। हालांकि नोआखली ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस प्लेस को याद किया जाता है फॉर द जेनोसाइड इन फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ मैसेकेर्स, रेप्स, एब्डक्शंस एंड फोर्स्ड कन्वर्जन्स ऑफ हिंदूज एंड लूटिंग एंड आर्सन ऑफ हिंदू प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये हुआ था हमारे भारत के स्वतंत्रता के एक साल पहले, यानी कि करीब अक्टूबर नवंबर के टाइम पे 1946 में ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। तो महात्मा गांधी को कब अरेस्ट किया गया था सबसे पहले सत्याग्रह के लिए? तो आपको याद होगा या फिर आपने कहीं भी सुना होगा या पढ़ा होगा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, तो वहाँ पर उनके साथ रेसिज्म उनको देखने को मिला। रेसिज्म क्या होता है? ये होता है जैसे रंग भेद जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं रेसिज्म। तो यहाँ पर उनके साथ रेसिज्म का वो शिकार हुए। तो ये देखकर उनको बहुत ही बुरा लगा कि वहाँ पर भी रेसिज्म, प्रीजुडाइस एंड इनइक्वालिटी जो है इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक इंडियन कम्युनिटी बनाई साउथ अफ्रीका में ही, और फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने मतलब एक शांतिपूर्ण ढंग से वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे उन सभी चीज़ों के अगेंस्ट में, जिस वजह से उन्हें 1908 यानी कि 1908 में उन्हें पहली बार अरेस्ट किया गया। ठीक है, और ये उन्हें 2 मंथ्स के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था, एंड बाद में जो वहाँ के जो जनरल थे उनको कॉम्प्रोमाइज करके उनको छोड़ना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1908। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल को किसने लाया था? तो पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। इसको परमानेंट सेटलमेंट जो है ये एक एग्रीमेंट था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाली लैंडलॉर्ड्स के बीच में। किस चीज को लेकर था? ये था फिक्स रेवेन्यूज टू बी रेज्ड फ्रॉम लैंड, यानी कि एक फिक्स रेवेन्यू डिसाइड कर दिया गया था कि रेवेन्यू जो होगी वो फिक्स्ड होगी और इतना रेवेन्यू जो है ये जनरेट किया जाएगा फ्रॉम लैंड। तो इस वजह से इसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, एंड इसको शुरू किया था किसने? इसको शुरू किया था चार्ल्स एंड आर्ल कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। इस वजह से क्योंकि इस पूरे एक्ट में सबसे बड़ा जो लार्जर बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन था ये दिया गया था, ये मतलब फॉर्म किया गया था किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। इस वजह से इस पूरे सेटलमेंट को कहा जाता है कॉर्नवालिस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। तो बरदौली सत्याग्रह जो है ये 1928 में शुरू हुआ था इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, नाउ ये जो है ये कब शुरू हुआ था? ये 1928 में शुरू हुआ था इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज। ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड या फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिविल डिसओबीडियंस एंड रिवोल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। और जब इस सत्याग्रह में सक्सेस मिला था उसके बाद से ही वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो एक ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के रूप में एक उभर कर सामने आए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको ये बात भी ध्यान में रखना होगा कि आखिर ये जो सत्याग्रह ये हुआ क्यों था? तो ये हुआ था 1925 में
ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था 1925 में गुजरात में क्या हुआ था कि बहुत ही फेमिन एंड जो कॉजिंग क्रॉप प्रोडक्शन टू सफर एंड लिविंग फार्मर्स फेसिंग ग्रेट फाइनेंशियल ट्रबल्स। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बहुत से फ्लड भी आए थे। गुजरात जो है उसने सफ़र किया था फ्रॉम फ्लड एंड फेमिन की वजह से, बाढ़ और सूखा पड़ने की वजह से वहाँ पे लोग किसान जो है बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुए थे। और इसके साथ ही क्या किया था कि वहाँ पे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उन्होंने क्या किया कि उस साल में, जिस साल फ्लड या फिर फेमिन आया था, तो उन्होंने क्या किया कि 30% टैक्स को इंक्रीज कर दिया। 30% टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अब ये जो इंक्रीमेंट हुआ था, तो इस इंक्रीमेंट को कोई पे नहीं कर सकता क्योंकि पहले उनकी जो अर्निंग है वो तो हो नहीं सकी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रोटेस्ट करेंगे, वो सत्याग्रह करेंगे। तो उनके जो लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द 19th सेंचुरी अवेकनिंग इन इंडिया वॉज कन्फाइंड टू द, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी मैं बता देता हूँ कि 19th सेंचुरी जो थे ये एक दौर था बहुत से रिफॉर्म्स का, जिसमें सबसे बड़ा जिसमें सबसे बड़ा जो रिफॉर्म था वो था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसमें अलग अलग तरह की जो रिफॉर्म्स हो रही थी वो आ रही थी। जैसे कि एजुकेशन को लेकर हुआ या फिर रिलीजन को लेकर हुआ, लोगों की थिंकिंग को चेंज करने को लेकर हुआ। तो ये सभी जो रिफॉर्म्स थे ये 19th सेंचुरी में आ रही थी। तो इन सभी सेंचुरीज को, यानी कि लोग जो हैं वो अब जागरूक हो रहे थे, वो लोग अवेक हो रहे थे। तो इन सभी को एक तरह से रोकने का काम कौन कर रहा था? वो कर रहा था अपर मिडिल क्लास। ठीक है, जो अपर मिडिल क्लास थे उस समय के, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो उस समय बहुत ज़्यादा रिच नहीं हुआ करता था। मतलब इंडिया के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा रिच नहीं हुआ करते थे, कुछ लोगों को छोड़कर जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनियन था ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो जो ब्रिटिश लोग थे, यानी कि जो इंग्लिश लोग थे, उनका यहाँ पे डोमिनियन था, तो उनका ही इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़्यादा हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन हुआ या फिर न्यूज़पेपर है एंड मैनी थिंग्स, न्यूज़ हो गए, तो ये सभी चीज़ें जो है वो इंग्लिश में पब्लिश करते थे। तो इस वजह से हालांकि उनका जो नंबर था वो इंडियन की पॉपुलेशन की तुलना में बहुत कम था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था हमारे यहाँ पे। तो इस वजह से इनको कन्फाइन करने का काम कौन कर रहा था? वो कर रहे थे अपर मिडिल क्लास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली? तो आपको ये जो है ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। दो बैटल के बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था रूल करना। पहला है बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर बैटल ऑफ पलासी है, लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरा भी आपको याद रखना होगा, दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बैटल ऑफ पलासी जो था ये था 1757 को हुआ था, एंड बैटल ऑफ जो बक्सर था, यानी कि जो बक्सर की लड़ाई थी वो हुई थी 1764 को। ये दो लड़ाइयाँ आपको याद रखनी होगी। ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था एंड या फिर बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये लाया गया था जो सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इसको पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। इसे द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या था कि ये जो एक्ट था ये प्रोवाइड क्या करता था कि जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको रिजर्व्ड सीट्स उनको दे दी जाती थी म्युनिसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में, और साथ ही साथ प्रोविंशियल जो काउंसिल्स होते थे या फिर इंपीरियल लेजिस्लेचर में जो प्रोविंशियल काउंसिल्स होते हैं उनमें इनकी जो सीट्स होती थी वो रिजर्व कर दी जाती थी। और इसकी जो खास बात क्या थी कि इनमें जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट आया था इन इंडिया में पहली बार, वो लेकर आए थे कौन? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गो बैक टू वेदास द कॉल गिवन बाय, यानी कि गो बैक टू वेदास किसने दिया था? ये दिया था
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा और बहुत से एग्जाम में डायरेक्टली आया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। तो किस अधिवेशन में, किस सेशन में कांग्रेस के ये डिमांड उठी थी कि पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये था लाहौर सेशन में। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था 1930 में, ठीक है। Who was the first Indian to elected to the British Parliament? तो जो कौन पहले भारतीय थे जिनको इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाई। तो जो होम रूल लीग है इसको स्टार्ट किसने किया था? तो इसको स्टार्ट किया था, हालांकि इसमें बहुत लोग थे स्टार्ट करने, लेकिन मेनली दो ही लोग थे। एक थे बाल गंगाधर तिलक जी और दूसरी थी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तो उनकी जो डिमांड थी वो थी कि विद इन ब्रिटिश रूल वो क्या करे कि खुद का सेल्फ गवर्नमेंट उनको दिया जाए, बनाने का अधिकार उनको दिया जाए। तो इस राइट को मांगना जो था, इस राइट को जो मांग रहे थे इसे ही कहा जाता होम रूल लीग। और इसे शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया। तो इंडिया में 1837 में ही पोस्ट ऑफिस जो है, इंडियन पोस्ट ऑफिस का एस्टैब्लिशमेंट तो हो चुका था, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टैंप वगैरह यहाँ पे जारी नहीं किया गया था। यानी कि 1837 में जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस तो एस्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन 1852 में, यानी कि 1852 में जाकर क्या हुआ कि एशिया का पहला एडहेसिव स्टैंप जो है वो जारी किया गया, और ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। 1852 में किया गया था एशियाज फर्स्ट एडहेसिव स्टैंप, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो इसका आंसर होगा पोर्चुगीज। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश थे या फिर डेन्स थे, ये सभी जो और फ्रेंच थे, ये सभी लोग पोर्चुगीज के करीब 150 सालों के बाद आए थे। तो ये जो बीच का जो गैप था, इस गैप में पोर्चुगीज ने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल जो है वो कर लिया था वेस्टर्न कोस्टल रीजन में ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ। तो उन्होंने अपने अर्ली पॉलिटिकल लाइफ में वो किसका सपोर्ट करते थे? उन्होंने शुरू किया गया था इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो लखनऊ पैक्ट के द्वारा उन्होंने हमें ये पता चलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, इनिशिएट किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, वो सपोर्ट करते थे एक्चुअली बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कॉलोनाइजर्स डिडंट हैव अ सेटलमेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सी यूरोपियन कॉलोनीज उनका जो सेटलमेंट था वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में नहीं था। तो इसका आंसर होगा डेनिश, यानी कि डेनमार्क के लोगों का एस्टैब्लिशमेंट वहां पे नहीं था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। ऐसा इसलिए था क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स थे, यानी कि उन जिन्होंने खुद को वहां पे एस्टैब्लिश किया था मालाबार कोस्ट में, और उसमें से डेन्स ही थे जो सबसे लिस्ट सक्सेसफुल थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक्चुअली ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, क्योंकि उनके पास जो डेनमार्क के पास थी वो लिमिटेड रिसोर्सेज थी, पहली बात। दूसरी चीज, उनके पास इनएडिक्वेट मैन पावर थी। तीसरी चीज क्या थी कि और इस वजह से उन्होंने वर नो मैच फॉर दोज ऑफ देयर
फेलो ट्रेडर्स लाइक पोर्चुगीज एंड द डच एंड द इंग्लिश। तो दो सबसे जो मेन फैक्टर्स थी वो क्या थी कि सबसे पहला उनके पास इनएडिक्वेट मैन पावर था और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से वो अपना जो ट्रेड है उसको वो एक्सटेंड नहीं कर पाए, उनको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या था? इनका नाम था मूलशंकर। इनका मूलशंकर नाम इसलिए था क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मूल नक्षत्र में, इस वजह से इनका ओरिजिनल नाम रखा गया था मूल शंकर। ठीक है, ये था एंड इस वीडियो का। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, या फिर आपको पता थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आपने एक बार इसको प्रैक्टिस भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये बहुत बार आपके एग्जाम से पूछा भी गया है और पूछा जाएगा ही, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी सजेशंस हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।